आपकी टॉपिकल सॉल्व कर रहे थे सेक्शन नंबर 1 की, उस टॉपिकल में जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो बताएं, डायरेक्टली मैं वही प्रॉब्लम्स करूं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बताएं, मैं डायरेक्ट वही करता हूं। ठीक है, 38 क्वेश्चंस है पहली के अंदर ना, है ना। 17th क्वेश्चन, नंबर 17 खोलें। जिनके पास टॉपिकल नहीं है, किस किस के पास टॉपिकल नहीं है? सबके पास है ना टॉपिकल, आपके पास नहीं है, खरीद लेना रूफटॉप से। ठीक है, उनको पहले ऑर्डर दे देना, फिर वो प्रिंट करेंगे, फिर उनसे ले लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है अ स्टूडेंट इज क्रिएटिंग अ शॉर्ट वीडियो एंड नीड्स टू रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन नंबर 1 की टॉपिकल क्वेश्चन का 17th क्वेश्चन है टॉपिकल क्वेश्चंस का। A student is creating a short video and needs to record music to play in the background. The student uses a microphone to capture the music. Explain how microphone captures the music. पहली बात तो ये है कि ये जो सा है माइक्रोफोन का जो सा कॉन्सेप्ट है, why is it in this part? It shouldn't be in this part, but कोई मसला नहीं है। The analog to digital converter uses okay, second part हमारे इसी सेक्शन का है, sound to edit the sound. Sound editing software हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पार्ट सी is not in our syllabus because sound editing software has been excluded. It has been excluded, sound editing software। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का है, जो हम करेंगे बाद में करेंगे। तो इस वक्त हम कर सकते हैं इसको। नहीं आप ही करो यार, आप ही करो, आप जाएं। सो माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है कि माइक्रोफोन के अंदर इसकी जो वर्किंग है, इट्स एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। आई वुड सजेस्ट कि इसको हम इनपुट आउटपुट नहीं करें। इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है, और बेहतर तो वैसे ये है कि मैं बाद में ही कराऊं, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है, सामने एक केज नुमा एक पूरा यू कैन से दैट डायाफ्राम किसको बोलते हैं, एक ओपनिंग सी होती है जिसके ऊपर जब साउंड वेव्स आती हैं तो वो जो जगह है वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट कर रही होती है इस तरह से। उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसके साथ लगी हुई होती है इनसाइड। सिंस आई एम अ बॉय, मे बी गर्ल्स ने भी ऐसे कभी हरकत की हो कि आपके जब गैजेट टूटते हैं तो यू ऑलवेज गेट इनटू इट एंड सी के इसके अंदर क्या है। स्पीकर्स तोड़ के हमने देखे हैं बहुत दफ़ा कि उसके अंदर क्या होता है। मशीनें टूटती हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। टीवी का रिमोट ख़राब होता है तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। ठीक है, इसी तरह जब आप भी उस स्पीकर को तोड़ते हैं और खोलते हैं ना स्पीकर को, उसके अंदर जब चेक करते हैं तो वो सामने ना एक आपको या तो कागज़ नुमा एक वो डायाफ्राम से बना हुआ होता है, या वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। उसकी बैक एंड पे ना एक कॉइल सी होती है बड़ी बारीक से ना कॉपर वायर की। अब वो क्या होती है, अब वो वाइब्रेट कर रही होती है। इनकमिंग साउंड वेव कॉजेज वाइब्रेशंस। ठीक है, वो वाइब्रेशंस कॉज करती हैं। उस वाइब्रेशन से कॉजिंग द कॉइल टू मूव अक्रॉस द या पास्ट अ मैग्नेट, और उसके साथ एक मगनातीस सा लगा हुआ होता है। उस मगनातीस के अराउंड कॉइल क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो हमारे ना फिजिक्स का एक फिनोमिना है, यस, मगनातीस मैग्नेट को बोलते हैं। ठीक है, मगनातीस उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में उसको मैग्नेट कहा जाता है। मैंने दोनों अल्फाज कहे थे। तो फिजिक्स का ना एक फिनोमिना है, जब भी कभी आपके ना इस तरह की एक वाइंडिंग सी हो और बीच में एक आप मेटल रख दें। ठीक है, 3 तरह के इसमें फिनोमिना डिस्कस मैं करता हूं अभी। पहली बात तो यह है कि जब आप इसमें से करंट गुजारेंगे तो करंट इसके अक्रॉस, जब ये एक मेटालिक रॉड के अक्रॉस रोटेट हुआ होगा, मतलब कॉइल हुआ होगा, वाइंड हुई भी होगी वो सारी। ठीक है, तो ये जो अंदर मेटल रॉड है ना, ये मैग्नेट बन जाएगा आफ्टर सम टाइम। क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और ये जो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है, ये वो कर्ल बता रही है, और ये जो होगा ये आपके नॉर्थ को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये शायद ए लेवल्स में पढ़ेंगे आगे, या ओ लेवल्स में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओ लेवल्स में पढ़ा। तो जो आपका थंब है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। नॉर्थ एंड साउथ होता है ना आपके मैग्नेट के अंदर। इसी तरह से एक और फिनोमेना है कि जब आप इसके मैग्नेट को बीच में से हिलाते रहें और कॉइल अपनी जगह पे रखें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी,
इस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगी। समझ आ रही? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। समझ आ रही कि नहीं? तो बिल्कुल जो करीब होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा यहां से वेव्स निकल रही होती हैं, जैसे ही इसको आप दूर करेंगे तो चंद एक वेव्स इसमें से पास करेंगे, मतलब इनकी वेव्स यूं गुजर रही होती है ना, यूं जा रही होती है ना, एक पॉइंट से निकल रही होती है दूसरे पॉइंट तक जा रही होती है, ऐसे ही होता है ना कि नहीं? इस तरह से निकल रही होती। तो अब इस कॉइल को, मैग्नेटिक कॉइल को जितना ज्यादा आप पीछे लेके जाएंगे तो इस जो आपकी सोलिनॉइड, उसको सोलिनॉइड बोलते हैं, जो इस तरह से वाइंडिंग, उसमें से बहुत कम वेव्स पास होंगी। तो मतलब क्या कि हर पॉइंट के ऊपर जब उसको मूव कर रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। और इसी तरह से भी अगर आपने कॉइल बनाई हुई है और कॉइल के साथ लगाया हुआ है मैग्नेट, और मैग्नेट के साथ लगाई हुई दो और वायर्स, यहां पे एक डायाफ्राम है वो डिफरेंट है, पीछे लगा हुआ है मैग्नेट के साथ लगा हुआ है वायर्स। अब आपकी जब वेव आती है डायाफ्राम पे पड़ती है तो डायाफ्राम क्या करता है? यूं डिफरेंट वाइब्रेशंस करता है। वो जो वाइब्रेशन करता है तो मैग्नेट के अराउंड कर रहा होता है, उसकी वजह से एक करंट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो वायर्स जाके फिर वो जो भी आगे माइक्रो प्रोसेसर या ADC लगा होता है उस तक जाता है वो करंट। वो एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है वैल्यूज को। ठीक है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट कंप्यूटर में जाके सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो उसका पार्ट था, कहता है एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजेस सैंपलिंग टू इनकोड द साउंड। सैंपलिंग बोलते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पिकिंग अप द वैल्यू ऑफ द सिग्नल। एक्सप्लेन हाउ सैंपलिंग रेजोल्यूशन अफेक्ट्स द साउंड फाइल एंड द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। सैंपलिंग रेजोल्यूशन कैसे अफेक्ट करती है उस साउंड को, और अफेक्ट्स द साउंड फाइल को कैसे, अब ये लफ्ज समझिएगा, साउंड फाइल को कैसे अफेक्ट करती है, एंड द साउंड इट रिप्रेजेंट्स का आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, एंड साउंड फाइल आएगा विद रिस्पेक्ट टू द फाइल साइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। सैंपलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है? द सैंपलिंग रेजोल्यूशन नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर ईच सैंपल। हर सैंपल को स्टोर करने के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होती हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रेजोल्यूशन मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, मींस दैट लार्जर फाइल साइज विल बी लार्जर। इफ फाइल साइज विल बी लार्जर, उसमें क्या होगा? और इसी तरह से डिक्रीजिंग द सैंपलिंग रेजोल्यूशन मींस द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइल। इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रेजोल्यूशन क्या करेगा? इट विल गिव यू मोर एक्यूरेट वर्जन ऑफ द साउंड अपॉन रीजेनरेशन। जब आप सैंपल्स बनाते हैं तो हर सैंपल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जितना गैप कम होगा उतनी ओरिजिनल साउंड की रिकवरी होगी अपॉन रीजेनरेशन। सही है बात के नहीं? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक तो सैंपलिंग रेजोल्यूशन है ना, मैं तो खैर सॉरी मैं थोड़ा डिविएट कर गया, मैं सैंपलिंग रेट की तरफ चला गया। आपने नोट किए? ये नहीं करना एग्जाम में, ये नहीं करना। जैसे मैंने सवाल के जवाब देते देते मैं गलत पॉइंट पे निकल गया था कि दो सैंपल्स के बीच का जो गैप होता है ना वो कम कैसे हो सकता है? बाय इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रेट। पहले आप 10 सैंपल्स ले रहे थे तो दूसरे से एक दूसरे से दूर थे, अब वो क्या हो गया? करीब करने के लिए सैंपल्स की तादाद ज्यादा करनी पड़ेगी, तो सैंपलिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। सैंपलिंग रेट बढ़ाएंगे तो 2 सैंपल्स अब एक दूसरे के करीब आएंगे। सही है कि नहीं? तो इधर ना निकल जाना। ठीक है, आपका आंसर मतलब आप यूं समझे कि एक्सप्लेनेशन इज वैलिड बट नॉट फॉर दिस सवाल। सही है ना? इसलिए मैंने पहले कहा था कि अपने आंसर को फोकस रखना है 2 बातों को बताते, फाइल साइज के बारे में और साउंड इट रिप्रेजेंट्स उसके बारे में भी। So, increasing the sampling resolution gives more accurate representation of the analog sound and vice versa. ठीक है जी, एक और इंपॉर्टेंट बात, by increasing the sampling resolution, more wide range of audio signals could be stored in the computer.
जैसे डेसिमल्स में वैल्यूज आती थी ना, उनको भी आप एनालॉग में उसमें डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर पाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल आप कम कर दें, तो बहुत सारी इस तरह की जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं बिटवीन टू सैंपल्स, वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रेजोल्यूशन मींस अ ग्रेटर रेंज ऑफ values can be stored, greater range of values can be stored, the values can be stored, or in other words you can also say that it decreases the quantization error. Quantization error means you cannot properly represent those decimal values into binary, you have to use rounded values to represent in the binary, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, in computer science you cannot represent every binary value into its equivalent, every decimal value into its equivalent binary value, you cannot represent it. There are only certain decimal points which can be exactly written into binary, such as 0.5, such as 0.25। अगर डेनरी में देखा जाए, डेसिमल्स की दुनिया का हर डेसिमल आप बाइनरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। So computer needs to round those values. Why? Because you know that कि कंप्यूटर की जो प्लेस वैल्यू है वो किस तरह से बढ़ रही है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड सो ऑन, पीछे की तरफ जाएगा तो ये कौन सा होगा, 2 पावर -1। नेचुरली डेसिमल यहां पे आके एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसकी प्लेस वैल्यू है 1 की, 2 की, 4 की, 8 की एंड सो ऑन। अब इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू है 0.5 की। तो जब ये किसी भी नंबर के साथ शामिल होगा तो नेचुरली डेसिमल लाएगा अपने साथ। तो यहां पे कुदरती तौर के ऊपर क्या आता है, मैं ना भी लिखूं तो मैं इनकी प्लेस वैल्यूज ही सिर्फ लिख के मैं इनको ऐड कराऊं तो कुदरती तौर पे ये डेसिमल आता ही आता है। इसके बाद अगला प्लेस वैल्यू किसकी है समीर, -2। इसकी प्लेस वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में या तो 0.5 होगा या 0.25 होगा या इन दोनों को मिला के 0.75 होगा, या इसी तरह के वो वाले ओनली डेसिमल पॉइंट्स जो आप 2 की पावर में पीछे जाते जाएं। यानी कि अगर सिंगल डेसिमल प्लेस की बात की जाए तो सिर्फ 0.5 एग्जैक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है, 0.1 भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली कन्वर्ट, 0.2 भी नहीं कर सकते, 0.3 भी नहीं कर सकते, 0.4 भी नहीं कर सकते, 0.6 भी नहीं कर सकते, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं कर सकते। सिर्फ 0.5 को आप एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स अस क्वांटाइजेशन एरर इफ वी यूज ओनली 1 बिट। सो वी ऑलवेज टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्लोज वैल्यू। सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स, you can reduce the quantization error। जब राउंड करके आंसर्स ले रहे थे पहले, बिट्स ज्यादा हो गई है ना, सर्टेन बिट्स विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल वैल्यूज। क्लियर हो रही है बच्चों मेरी बात की नहीं हो रही, सबको समझ आ रही है? अब क्वांटाइजेशन एरर किसको कहा जाता था? जब मैं कहता था ना कि आप अगर ये एक एनालॉग सिग्नल है, आपने 2 वैल्यूज ली है ना, ये वाली, एक इस टाइम इंटरवल पे और एक इसके नेबरिंग टाइम इंटरवल के ऊपर। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 12.1 मिसाल के तौर पे। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? अब 12 और 12.1 2 डिफरेंट वैल्यूज है, तो कंप्यूटर में भी इनको 2 डिफरेंट वैल्यूज के तौर पर ही क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? मैं मिसाल ले लेता हूं 12.5 फॉर नाउ ओनली, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ होल नंबर्स में डेसिमल्स लूंगा, मतलब होल नंबर्स वाले पार्ट लूंगा, लेस नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल, 12.5 को भी वो 12 ही मानेगा, क्योंकि 0.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास बिट्स नहीं है। अगर मैं सैंपलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाता हूं तो मुझे डेसिमल्स वाली साइड पर भी मुझे फातिमा क्या करना पड़ेगा, बिट्स बढ़ानी पड़ेंगे। रेजोल्यूशन बढ़ा लो ना, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल, तो मैं कुछ इधर बिट्स बढ़ाऊंगा और कुछ बिट्स उधर बढ़ाऊंगा एज पर द नीड्स। अब कुछ बिट्स इस्तेमाल होंगी डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब 12 और 12.5 2 डिफरेंट वैल्यू सेव होंगी, वो सेम वैल्यू नहीं सेव होंगी। अगर सेम वैल्यू सेव होती कंप्यूटर में लेस नंबर ऑफ बिट्स की वजह से, लाइक यू हैड नो बिट्स फॉर द डेसिमल पार्ट ऑफ द सैंपल्स, यू हैड लेस बिट्स, you could not even save the decimal part of the bits, तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ता था, आप सिर्फ होल नंबर को स्टोर कर पाते थे क्योंकि बिट्स कम थी आपके पास।
हर सैंपल के लिए, बिट्स कम थी हर सैंपल के लिए। तो जब एक कंप्यूटर में सेव हुआ था तो ये वाली वैल्यू भी कैसे सेव हुई थी, 12 के तौर पे, और ये वाली वैल्यू भी कैसे सेव हुई थी, 12 के तौर पे, विच इज नॉट पॉसिबल। दीज बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, दे मस्ट बी सेव्ड डिफरेंटली। ठीक हो रही है मेरी बात के नहीं? सो अगर इसको रीजनरेट किया जाता तो ये वाला सिग्नल कहां पे रीड होना था, फिर यहां पे रीड होना था। ये जो असल वैल्यू थी सिग्नल की, कौन सी वैल्यू भला, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाता, मिस हो जाता, ये आवाज ही ना आती आपको। 12 और 12.9 तक के जितने भी सैंपल्स होते सबको 12 माना जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? सो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जितने भी सैंपल्स 12 और 12.9 के या 13 से पहले पहले होते हैं ना, सबको 12 कंसीडर करना था उसने। तो सोचे कितने ज्यादा सैंपल्स ऐसे होते जो 12 और 12.9 के बीच बीच में वैल्यूज आती। सो उसको कवर करने के लिए आपने क्या किया, कवर करने के लिए क्या किया, एक तो आप ये कर सकते थे कि सैंपलिंग रेट कम कर देते, आप सैंपल्स कम बनते तो डेसिमल्स भी कम बनते। फिर क्या ख्याल है, सैंपल्स कम बनते तो डेसिमल्स भी कम। अब सैंपलिंग रेट इतना ज्यादा है, हर सैंपल एक दूसरे से सिर्फ फ्रैक्शन फर्क के साथ है, कोई 12 है तो कोई 12.1 है, अगला सैंपल 12.2 है, अगला सैंपल 12.3 है। सैंपलिंग रेट बढ़ गया ना, मजबूरन फिर क्या करना पड़ रहा है आपको, रेजोल्यूशन भी बढ़ानी पड़ रही है, सो दैट ऐसा ना हो कि दो सैंपल्स की वैल्यू सेम आ जाए। दो सैंपल्स की वैल्यूज डिफरेंट ही होनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये जो फर्क समझ आएगा ना जब हम रीड करेंगे, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल, ड्यू टू लेस सैंपलिंग रेजोल्यूशन, बोथ द सैंपल, इधर के टाइम का सैंपल और इधर के टाइम का सैंपल टेक्निकली डिफरेंट था, बट कंप्यूटर विल से 12 and 12 because you had no system to store 12.5 or 12.1 or 12.2. Computer will store 12. समझ आ रही, नहीं आ रही को आ रही? सो आपने क्या किया, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, यू इंक्रीज द सैंपलिंग रेजोल्यूशन, नाउ यू आर सेविंग, यू आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ बिट्स टू सेव वन सैंपल। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर। यहां से यहां तक की जो सी वैल्यू थी सिग्नल की, ये वाली सिग्नल की वैल्यू आप स्टोर नहीं करवा रहे, ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन एरर कहलाएगा। ठीक है समीर? ऑटोमेटिकली नहीं, मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का नुकसान, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज नहीं बढ़ेगी, तो फायदा क्या सैंपलिंग रेट बढ़ाने का, व्हेन यू कैन नॉट स्टोर ऑल द वैल्यूज ऑफ द सैंपल एक्यूरेटली, नॉट एक्यूरेटली बट क्लोज टू द एक्यूरेट, आप उसको नहीं स्टोर कर पाएंगे तो फायदा क्या है? बोथ इंक्रीजेस द फाइल साइज। अगर यही चीज ट्रांसमिशन के एतबार से सवाल आता, what would the answer would be? ट्रांसमिशन के एतबार से आता, the file, since the file size will be larger, it would take more time for the file to be transmitted. It would take more time for downloading. समझ रहे बात कि नहीं? More time for transmission, more time for downloading. ठीक है, क्लियर हो रही है? Yes, it would have used higher bandwidth. ठीक है, डेटा ज्यादा इस्तेमाल करती है आपका। ठीक है, सवाल टू सवाल चीज वैल्यू चेंज हो रही है। बाय द वे, जो साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं? कट एंड पेस्ट, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, फेड करना सर्टेन पार्ट ऑफ द ऑडियो, फेड इन, फेड आउट होता है ना गानों में, एक गाना चल रहा होता है, पीछे से उसी की आवाज थोड़ी सी डिम हो रही होती है और पीछे से कभी कभी आवाज बढ़ जाती है। सो वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने गाना गाया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन उसको इकट्ठा उन्होंने किसी तरह से मिक्स किया होता है ऑडियोस को। लाइक व्हाइल माय चाइल्डहुड आई वाज लाइक वेरी मच यू नो एंड इंटेरोगेटिव किस्म का मेरा एक वो माइंड होता था कि यार ये कैसे होता है कि एक बंदा गाना तो गा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे से आवाज कोई है नहीं और आवाज कहाँ से आ रही है और आवाज इसी की है, हाउ इज इट पॉसिबल? जब बचपन में ना गाने जब लगे होते थे टीवी के अंदर तो बड़ा एक अजीब सा होता था, तो फिर बाद में समझ आया कि ये इनफैक्ट उसी बंदे ने एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो वाला पार्ट गाया है और किसी एक पॉइंट के ऊपर ये वाला पार्ट गाया है। अब वो एक पार्ट जो मेन ऑडियो है वो प्ले हो रही है, जो दूसरी ऑडियो है ना जिसमें वो राग लगा रहा है या अपनी महबूबा को बुला रहा है या उसको भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर का क्या किया हुआ है,
इस्तेमाल किया हुआ जिसमें फेड इन और फेड आउट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। कभी उसकी आवाज की ताकत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है ना जी। हाँ हाँ हाँ, मेन ऑडियो समटाइम कम होकर जो दूसरी वाली वो आगे चली जाती है। तो ये बेसिकली जो एडिटर्स होते हैं उनका भी बहुत काम होता है। तो वेन एवर यू जस्ट गो एंड वॉच अ सॉन्ग और टीवी ड्रामा, तो आप देखते हो उसमें साउंड एडिटर्स भी इसमें नाम लिखे हुए होते हैं उनके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सेक्शन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 31। कहता है कि जी द इमेज कंटेन्ड इन द मैगजीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग पार्ट सी, नेम द वीडियो टर्म्स डिस्क्राइब्ड। दो तरह की वीडियो टर्म्स इसमें आई थी पुराने सिलेबस के अंदर, सिंस हमारी वीडियो है नहीं है। एक है इसमें अब नाम बताऊंगा घबरा देंगे, पुराना सिलेबस में टेम्पोरल रिडंडेंसी और स्पेशल रिडंडेंसी है, इसको छोड़ दें। पिक्सल इन टू फ्रेम हैव द सेम वैल्यू इन द सेम लोकेशन, द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा फ्रेम्स। ये बेसिकली आपके साथ वैसे मैं एक दफ़ा जिक्र कर रहा था, बाय द वे जिक्र कर रहा था वीडियो का, इफ यू रिमेंबर। मैंने कहा था वीडियो को कंप्रेस करने के, इनकोड करने के हमारे पास एक अच्छे तरीके हो सकते हैं। वो कैसे कि आप तस्वीर जब वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो इज इन फैक्ट शोइंग मेनी पिक्चर्स इन लेस टाइम। 1 सेकेंड में मैंने कहा था 30 फ्रेम्स दिखाए जाए तो हमारी आंख को वो इल्यूजन सी दिखाई देती है ना, हमारी आंख धोखा खा जाती है, क्योंकि आंख की एक सेंसिटिविटी है ना, उससे ज्यादा चीजों को आंख देख नहीं पाती है। हो सकता है यहाँ से पता नहीं कितने जन्नात गुजर रहे हो, लेकिन वो जिस स्पीड से गुजर रहे हो हमें उनकी स्पीड महसूस ही ना हो रही हो। मिसाल ले रहा हूँ, कोई अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो यहाँ से गुजरे और हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, हाँ बहुत ज्यादा थी। जैसे मूवीज में देखते हैं ना, बहुत सी स्पीड वाली चीज होती है तो वो सी थ्रू हो जाती है, जैसे नहीं पंखा। अब पंखा जब ये घूमेगा तो आप इसके ऊपर की छत भी देख सकते हैं, लेकिन अभी रुका हुआ है ना तो इसके ऊपर की छत आप नहीं देख सकते हैं जहां से ब्लॉक हुआ हुआ है। जब स्पीड से चलने लगेगा तो आप इसके ऊपर वाली छत को देख रहेंगे, देख पाएंगे। क्या ख्याल है? इसी तरह से कहने का मतलब यह है कि हमारी आंख की ना एक सेंसिटिविटी है, इसी तरह हमारे कान की सेंसिटिविटी, हमारे दिमाग की सेंसिटिविटी। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे आज मैंने आप लोगों की A2 की क्लास में कहा था ना कि 0.5 सेकेंड्स से कम का टाइम अप्रॉक्सीमेटली हमें समझ ही नहीं आता, गुजर जाता है। क्या ख्याल है? इसके सिग्निफिकेंस है, लेकिन गुजर जाता है, हमें समझ नहीं आता। लाइक मैं आपको बोलता हूँ जरा मुझे ना कुछ लिख के दिखाओ 0.5 सेकेंड्स में, ये 0.1 सेकेंड्स में कुछ लिख के दिखाएं, आप नहीं लिख पाएंगे। आप मार्कर पेन रखोगे ना नीचे, ऊपर उठाओगे, लिख नहीं पाओगे, बस डॉट लगेगा शायद आपसे। समझ रहे कि नहीं? सो जब कोई चीज रीड करते हुए, पढ़ते हुए डिले आ जाए किसी में 0.1 सेकेंड्स का, तो हम इतने सेंसिटिव नहीं है, हमें वो समझ ही नहीं आएगी। क्या ख्याल है? लेकिन एक फरिश्ता, लेट्स अज्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 0.1 सेकेंड्स का डिले तो बहुत ही बड़ा डिले होगा कि नहीं, क्योंकि वो 3 × 10⁸ मीटर्स 1 सेकेंड में ट्रेवल करते हैं। कितने सेकेंड्स में? 1 सेकेंड में ट्रेवल करते हैं। 3 × 300, समझ आ रही कि नहीं? सॉरी, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। पता नहीं अर्थ के कितने चक्कर लगा सकता है एक फरिश्ता जब अल्लाह के हुक्म से वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। जब काउंट किया है किसने? 8 टाइम्स। उसकी कैलकुलेशन है, आई एम नॉट श्योर, अगर रटा लगाया हुआ तो अलग बात है, बट हाँ वो कैलकुलेशन अगर हम करें तो उसका देखा जा सकता है कि सरकमफेरेंस कितना बनेगा, स्पीड कितनी है, तो उस हिसाब से सरकमफेरेंस वही फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है ना, उनकी जिंदगी में 0.1 सेकेंड क्या होगा? बहुत ज्यादा डिले होगा, क्योंकि वो किस पे काम कर रहे हैं? वो 1 डिवाइडेड बाय उनकी स्पीड क्या चल रही है, सेंसिटिविटी क्या चल रही है उनकी, 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸
ये उनका टाइम चल रहा है। 1 मीटर के हिसाब से आप उनका टाइम निकालें ना, तो 0.3 नैनो सेकेंड आ रहा है। कितना? 0.3 नैनो सेकेंड। तो अब मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 0.1 करें, 0.3 नैनो सेकेंड अगर एक अल्लाह की मखलूक की स्पीड है, तो वो अगर 0.1 सेकेंड डिले करते हैं, तो सोचो 0.3 नैनो सेकेंड के हिसाब से ये कितनी बड़ी वैल्यू है। 0.1 सेकेंड कितनी बड़ी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 8 टाइम्स बड़ी वैल्यू है ना? 10 पावर 8 टाइम्स बड़ी वैल्यू है। तो सोचो अगर मुझे यहां से यहां पे चलते हुए 1 सेकेंड लग रहा है, तो मैं अगर यहां से उधर तक जाते हुए 10 पावर 8 सेकेंड्स लगा दूं, मतलब यहां से उधर तक जाते हुए कितने सेकेंड? 10 पावर 8 सेकेंड्स लगा दूं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी पूरी जिंदगी में 10 पावर 8 सेकेंड शायद ना हो। क्या ख्याल है? मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? 10 पावर 8 कितना होता है पता है ना? 0.1 बिलियन, 0.1 बिलियन सेकेंड्स। क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? अरब, जैसे 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 कर लें, एक दिन का आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 365 करें, एक साल का आ जाएगा। एवरेज 30 साल लगाएं, देखें कितना आता है उसका आंसर। तो खैर कहने का, अभी तुम चेक कर रहे हो, निकम्मे बाद में करें इसको, बेवकूफ। जनरल बात बता रहा हूं ना। तो सोचो मेरे फरिश्ते के लिए 0.1 सेकेंड का डिले कितना ज्यादा मायने रखता होगा ना। तो ये अल्लाह की मखलूक टू मखलूक क्या करता है, ये वेरी कर रहा होता है। मतलब मैं इधर से उधर जाते हुए शायद बूढ़ा हो जाऊं। क्या ख्याल है? अगर मैं अपने हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करूं, प्रोपोर्शनली मल्टीप्लाई करूं उस डिले को, जो डिले 0 को, तो ये हमेशा रिलेटिव होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं या चूंटी का टाइम फ्रेम डिफरेंट है, आपका टाइम फ्रेम डिफरेंट है। चूंटी के लिए कचहरी चौक क्या है? उसके लिए क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है, क्योंकि जब तक वो उधर जाएगी तब तक उसकी मौत वाकया हो जानी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पता नहीं कितने दिन लगेंगे उधर जाते हुए उसको। क्या ख्याल है? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? तो ये हमेशा रिलेटिव होता है। ये तो हमारी जो सेंसिटिविटी है ये उसके एतबार से। सो हम जब 30 फ्रेम्स एक सेकंड में देखते हैं ना, हमें इल्यूजन दिखना शुरू हो जाती है जब हम 25 फ्रेम्स देखना शुरू करते हैं। 18 को क्रॉस करें ना, इल्यूजन स्टार्ट हो जाती है। 18 को क्रॉस करें, इल्यूजन शुरू हो जाती है वीडियो की। ठीक है, बेहतर क्वालिटी की वीडियो कब नजर आती है? 25 से 30 के बीच में। समझ आ रही है कि नहीं? और एन एवरेज 25 है, बहुत अच्छी आंख हो ना, उसके लिए 30 काफी हो। 30 उसके ह्यूमन की आंख से आउट हो जाती है सिचुएशन। ये जो आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड या 120 फ्रेम्स पर सेकंड देखते हैं, ये क्या है? ये स्लो मोशन वाले कैमराज और उन वीडियोस के अंदर ये चीज होती है कि 60 फ्रेम्स निकाले जा सकते हैं। उसका मतलब भी समझाया हुआ मैंने कि 60 फ्रेम्स का मतलब यह है कि एक सेकंड में 60 फ्रेम्स बना दिए जाते हैं, अब उनको डिस्प्ले किया जाता है 2 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड में डिस्प्ले किया जाता है। तो पहले एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स पहले वाले दिखाए जाते हैं और अगले सेकंड के अंदर बाद वाले 30 फ्रेम्स दिखाए जाते हैं। 1 सेकंड की वीडियो देखने के लिए 2 सेकंड आप लगाते हैं, तो आपको नेचुरली वो स्लो लगेगी। 1 घंटे की मूवी को 2 घंटे में देखा जाएगा। अब उसी में से मैं कुछ फ्रेम्स और जो से ना, मैं कहूँ कि यही 60 फ्रेम्स जो से हैं, मैं 4 सेकंड में देखना चाहता हूँ। तो पहले सेकंड में मुझे 15 सेकंड दिखेंगे, 15 फ्रेम दिखेंगे। अब वो मुझे थोड़ा कैसे दिखेगी? ब्रेक होके दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरी आंख डिटेक्ट कर पा रही है अब उसको। क्योंकि मेरी आंख 25 फ्रेम देख सकती थी, एक फ्रेम के अंदर आप मुझे 15 दिखा रहे हैं, तो 15 डिटेक्ट हो जाएंगे कि इसमें कोई ना कोई बीच में से मिस हुए हुए हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो ये इल्यूजन हमारी आंख को दिखती है। तो ये जो सवाल है वो कहता है कि पिक्सल्स इनटू वीडियो फ्रेम्स, पिक्सल्स इनटू वीडियो फ्रेम्स हैव सेम वैल्यू इन द सेम लोकेशन। पिक्सल्स इनटू वीडियो फ्रेम्स। अब नेबरिंग फ्रेम्स हैं, पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, 5वां वाला। आई टोल्ड यू, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हर फ्रेम के जो पिक्सल्स हैं वो क्या हो? डिफरेंट हो। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि 30 तस्वीरें हैं, तस्वीर नंबर 1, फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा हद तक क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 30 एक दूसरे से डिफरेंस होगा उनका। 10%, 20%, 30% का डिफरेंस होगा उनके पिक्सल्स में। लेकिन 1 और फ्रेम नंबर 2 में हो सकता है कि 98% का सिमिलैरिटी, 1 या
2% का डिफरेंस हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? 1 या 2% का क्या हो उसमें डिफरेंस हो। क्लियर हो रहा है बच्चों को कि नहीं? देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिटवीन फ्रेम्स। इसके लिए टर्म्स कौन सी इस्तेमाल की जाएगी? दो अल्फाज हैं इसके, वो अल्फाज दूसरा है अ सीक्वेंस ऑफ पिक्सेल्स इन अ सिंगल फ्रेम हैज द सेम वैल्यू। सीक्वेंस ऑफ पिक्सेल्स वो जो RLE में इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस ऑफ पिक्सेल्स जो सी है एक ही फ्रेम के अंदर सेम वैल्यू होती है। एक को बोलते हैं स्पेशल रिडंडेंसी, ठीक है, और एक को बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल जो दो डिफरेंट फ्रेम्स में होती है। वैसे अपनी नॉलेज के लिए लिख लें, मार्किंग स्कीम में इसको शामिल नहीं किया गया जस्ट बिकॉज कि ये आपके उसका हिस्सा नहीं है। तो ये पहली वाली टेम्पोरल है, दूसरी है स्पेशल SPA, दूसरी वाली है स्पेशल SPA TIAL, ठीक है। खैर गिव वन फाइल टेक्निक दैट कुड बी अप्लाइड। इसको छोड़ दे, वीडियो टॉपिक का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है महात्मा। और भी सवाल बताएं। अच्छा है कि ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जी ऊंचा बोलें। 39 क्वेश्चन 39 निकालें। साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली इन अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द टर्म सैंपलिंग रेजोल्यूशन, सैंपलिंग रेट, हमें आता है। अच्छा यह आ गया फाइल साइज का सवाल। फाइल साइज का सवाल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू अ म्यूजिक ट्रैक बीइंग रिकॉर्डेड ऑन अ CD. म्यूजिक इज सैंपल्ड 44,100 टाइम्स पर सेकेंड. दिस इज नोन एज लियोनार्डोस रूल। ये सैंपलिंग का किसका रूल है? लियोनार्डो का रूल है। मोनो साउंड है तो यही 44,100 सैंपल्स पर सेकेंड होगा। अगर ये स्टीरियो है तो बता दो, स्टीरियो में क्या होगा? डबल हो जाएगा। साउंड स्टीरियो में क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। मोनो साउंड होगी तो सैंपलिंग रेट स्टिल क्या रहेगा? कौन सा रूल कहलाता है? इस रूल को क्या बोलते हैं? 44,100 सैंपल्स पर सेकेंड। दिस इज इन फैक्ट नोन एज, क्या चीज है ये हमारी? सैंपलिंग रेट है। अगर मोनो साउंड है यानी कि एक ही डायरेक्शन में साउंड प्ले हो रही होती है तो उसको उसके अंदर 44,100 सैंपल लेते हैं। अगर वो स्टीरियो हो, स्टीरियो साउंड किसको बोलते हैं? जो ड्यूल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है ऑडियो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल देता हूं आपको, ठीक है। एक तो अगर मैं एक रस्सी पकड़ता हूं, रस्सी को यूं हिलाता हूं, यूं जब मैं रस्सी को क्या कर रहा होता हूं? हिलाता हूं, तो उसकी वेव्स कैसे बनेंगी? साइनोसॉइडल वेव्स बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मैं रस्सी को यूं करता हूं फिर कैसी बनेगी? फिर भी साइनोसॉइडल बनेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। एक्सेस दोनों का क्या है? एक्सेस है, डिफरेंट है, ठीक है। फ्रेम एक का प्लेन कैसा है? वर्टिकल, यस और नो? एक का फ्रेम क्या, एक का प्लेन वर्टिकल है, दूसरी का कैसा है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक कैसे किसके हिसाब से जा रहा है? वाई एक्सिस के हिसाब से। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? और दूसरा किसके हिसाब से जा रहा है? आप इसको कह सकते हैं कि ये उसका एक्स एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस कह सकते हैं आप इसको। तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसे नजर आ रहा है ना? हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्स की लाइन के ऊपर ये जा रही है, एक्स एक्सिस के हिसाब से आगे जा रही है। वो व्हाइट बोर्ड पे मुझे दिखाते हुए थोड़ा सा ऐसे बनती है डायग्राम इसमें। हाँ अच्छा, चलो शुक्रिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई हमें माहत से। ईच सैंपल इज 16 बिट्स। 16 बिट क्या है? इसकी रेजोल्यूशन है, सैंपलिंग रेजोल्यूशन। ईच ट्रैक रिक्वायर्स सैंपलिंग फॉर लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स। अब ये भी ड्यूल लग रहा है, ठीक है। लेफ्ट राइट की लेफ्ट की जो सैंपलिंग है वो डिफरेंट है और राइट की डिफरेंट है, मतलब डबल सैंपलिंग लग रही है। तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है।
दो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, या तो स्टीरियो का लफ्ज इस्तेमाल होता है या तो ये वाला लफ्ज, जैसे कि दो स्पीकर्स के लिए अलग अलग सैम्पलिंग इस्तेमाल होगी, यानी कि जो एक के लिए होनी है दूसरे के लिए भी सेम होनी है, तो एक ही को निकाल के मल्टीप्लाई बाय, तवज्जो है या कहीं और है तवज्जो फातिमा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है, ध्यान इधर रखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 सेकेंड ऑफ सैम्पल्ड म्यूजिक, 1 सेकेंड की। अब सोचो एक सैंपल में 1 सेकेंड में इतने सैंपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब उसमें सैम्पलिंग ईच सैंपल इज 16 बिट, 1 सैंपल इक्वल टू कितनी बिट्स, 16 बिट्स। आपके पास कितने सैंपल्स हैं, 44,000 सैंपल्स हैं, तो कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए, कितनी बिट्स होंगी, x बिट्स होंगी। इन दोनों को क्या कर लें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाय 1, 44,000 इंटू 16 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया 44,100 सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय 16। सिंस 2 स्पीकर्स हैं तो 2 के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे। उसने कहा था कन्वर्ट करें किसी चीज के अंदर बाइट शेट में, नो नहीं कहा, किधर कहा बाइट, हाँ नंबर ऑफ बाइट्स, तो नंबर ऑफ बाइट्स के लिए इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, ठीक है। 2 1s are 2 4s are 4 1s are 4 4s are 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 00461174 बाइट्स आ जाएगा आंसर, ठीक है, सही है। A full track is 4 minutes long. Describe how would you calculate the number of megabytes used to store this track. अब 4 मिनट है, 4 मिनट में होते हैं, अब ये कितने बाइट्स हैं, these bytes are per second। अब लिखें 1 second is equals to 176400 बाइट्स, आपके कितने सेकेंड्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 240 सेकेंड्स आपके पास, इज इक्वल्स टू कितने बाइट्स, x बाइट्स, क्या ख्याल है, x बाइट्स। अब x इज इक्वल्स टू 240 इंटू 176400, डन हो गया। अब आपने कन्वर्ट करना है इसी चीज को किसमें, मेगा में। अब 2 अल्फाज हैं, एक लफ्ज होता है मेगा, एक होता है मीबी, समझ आ रही है कि नहीं। मेगा में क्या होता है 1000 इंटू 1000 बाइट्स, मेगा बाइट्स में, और मीबी बाइट्स में क्या होता है 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अब चूंकि ये पेपर पुराने थे तो इसमें लफ्ज हमेशा कौन सा मिलेगा आपको, मेगा का मिलेगा। अगर अभी भी अगले पेपर में मेगा आता है तो आप इसको यही फॉर्मूला से डिवाइड कर देना, आंसर किस में आएगा, मेगा में आएगा, वेरी इजी आंसर आएगा। 3 zeros के साथ यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेस पीछे चले जाना उसमें, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन अगर नए पेपर्स में आपको ये चीज नजर आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1024 इंटू 1024 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मीबी बाइट में तो वो आएगा फिर MIB आ जाएगा इसके साथ, ठीक है कि नहीं। और वो आसान होगा किस तरह से, बिकॉज ये जो सी चीज थी ये ऑलरेडी आपका आ रहा था वहां से, तो आप इसको टूल से कटिंग शटिंग करते रहें और तब तक कटिंग करते रहें जब तक आप बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाते। सवाल पूछो, इसका जवाब मिल गया कि नहीं मिला, भी हो गया था ना जवाब, जवाब क्या था कौन बताएगा, आप बताओ जवाब मैंने क्या बोला था इसका। यस, मेगाबाइट्स में 1000 से ही करेंगे, ठीक है, और मीबी में क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, सही है। कोई मसला है यहां तक, डिवाइड क्यों करेंगे, अच्छा कैसे करेंगे, 2 से कटिंग शटिंग करेंगे ऊपर नीचे, कीप डूइंग इट जब तक होता जाता है, एंड तक करते रहना, लेंथी काम है थोड़ा लेकिन, हाँ सॉरी, डिवाइड कैसे करना है, ओके, किसको डिवाइड कराना सिखाऊं, इनको आपस में कराऊं, एक दूनी दूनी तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 2 से 1000 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 500 आगे किधर हो, और इसको जब आप करोगे तो 2 हाउ मच आर 17, 8 आर कितना, पॉइंट नहीं ना कम है, 2 8 आर 16, 1 किधर चला जाएगा, इसको मिल जाएगा, 2 8 आर फिर कितना 16, 2 2 आर कितना 4, समझ आया।
अब ये 882 आ गया, नीचे क्या आ गया, 500 आ गया। 2 कितने हजार, 250,000, कितने हजार बताओ, 4 4 1 2 125,000, ये नहीं हो सकता। 2 12 टाइम्स, गॉट इट। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर दो दोनों को ऊपर नीचे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिवीजन करते हो, लॉन्ग डिवीजन भी की जा सकती है, जिस मर्जी से करते हो भी की जा सकती है। खैर आगे चलते हैं। When storing music track in a computer, the MP3 file format is used. The MP3 file format is used. This reduces file size by about 90%. What will be the remaining of the file size? 10%. Reduces the 90% of the file. It means that कि reduction कितनी हो गई, 90% फाइल क्या हो गई, रिड्यूस, रह कितनी गई, ओनली 10% रह गई, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द म्यूजिक क्वालिटी इज अपेरेंटली रिटेन्ड, कैसे रिटेन की जाती है। MP3 यू नो इट्स अ लॉसी फॉर्मेट विच यूजेस परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग हमने किसको कहा था, द ऑडियो दैट आर ह्यूमन ears कैन नॉट हियर, दे आर रिड्यूस्ड परमानेंटली, ओनली द मेन ऑडियोज आर केप्ट इन द फाइल। रिमेंबर, जैसे मैं कह रहा था ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाहर से बहुत सी ऑडियोज आ रही होती हैं, लेकिन कभी आप गौर करें तो जो लाउडर ऑडियो होती है, आपका दिमाग हमेशा किसकी तरफ फोकस रहता है, लाउडर ऑडियो की तरफ, यानी कि द मेन ऑडियो ऑफ द फाइल, उसकी तरफ फोकस रहता है। आवाज आ रही है ना बाहर से, ये कॉन्टिन्यूसली आती जा रही है, लेकिन आप बहुत कम फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज लाउड है, कान पर जल्दी पड़ रही है, बड़ी इंटेंसिटी है इसकी, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि MP3 यूजेस लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट which uses perceptual music shaping, ठीक है, and a certain part of the music is eliminated, ठीक है, without degrading the quality of the audio, ठीक है। all those sounds that human ears cannot hear, they are removed permanently, ठीक है। and if two sounds are played at the same time, only the louder one is saved, the softer sound will be deleted। और सवाल पूछें जी। इसके अलावा सेक्शन नंबर 1 में टेस्ट में बुरे नंबर आए ना तो फिर मैं मुर्गा बना के मारूंगा, टेस्ट में बुरे नंबर नहीं आने चाहिए। सेक्शन नंबर 1 में कोई और मसला बताएं। जितने शॉर्ट आंसर्स आपने लिखे हुए ना, मुझे लगता है आप एहसान कर रहे हैं एग्जामिनर पे। अपने पूरे आंसर्स को ना, मतलब उसकी स्पेस को यूटिलाइज करना है, ये मैं फिर बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स विल एंड अप गिविंग रीटेक्स। आई वांट यू गाइस नॉट टू गिव रीटेक्स, स्टार्टिंग से थोड़ा सा सीरियस हो जाए, ठीक है। पेपर्स इतने मुश्किल नहीं होते। एक इंसान होता है ना, वो उसको पहले ही अकल आ जाती है, और कुछ होते हैं वो धक्का खा के अकल सीखते हैं, ठीक है। तो अकलमंद तरीन इंसान वो होता है कि वो वक्त से पहले ही अपने आप को थोड़ा सा होशियार कर ले, ठीक है। तो ये जो गलतियां हैं, ये जो इंसान होता है ना, AS में आता है, तो ये नेचुरल है, इस पर भी काबू पाना है। 3 सब्जेक्ट्स तो आपके फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस है, और एक सब्जेक्ट ये है कि आपने एक जवानी के टेंट्रम्स पे काबू पाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों मुताहर, AS में जब बच्चा आता है ना, तो उसके ऊपर ना उसका तौर तरीका ही चेंज हुआ होता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता है, तो उसको ना कुदरत फिर एक झटका देती है। तो अक्लमंद कौन होता है? हर एक को झटका नहीं देती। आपको कभी नोट करना, एक बच्चा है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट है, दूसरे के इंटरेस्ट डिफरेंट है। जो एकेडमिक्स की तरफ इन्वॉल्व है वो इस चीज को, उस माहौल को समझ जाता है। जो किसकी तरफ इन्वॉल्व है, अच्छा आज क्रिकेट में क्या चल रहा है, आज फुटबॉल में क्या चल रहा है, आज कौन सी कोई नई चीज क्या चल रही है, अच्छा आपस में मतलब उसके ना, उसका तवज्जो पढ़ाई की तरफ बहुत कम होती, तो ऐसे बच्चे बहुत सफर करते हैं आगे। तो फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, सो एवरी साइंस, इनफैक्ट आप चूंकि रटे नहीं लगाते हैं ना, आप एनालिटिकल सोचते हैं हर एक साइंस के सब्जेक्ट में। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसमें बच्चे रटे लगा रहे होते हैं, तो उनकी जो अपनी जो थिंकिंग स्किल्स है ना, वो बहुत कम होती हैं। थिंकिंग स्किल्स हमेशा साइंस वाले बच्चे की ज्यादा होती हैं, इसलिए दुनिया में जो तब्दीलियां भी ना, ये थिंकिंग स्किल से लेके आती हैं। कंप्यूटेशंस आप लोग कर रहे होते हैं, तो कुरान भी जब इंसान समझता है ना, तो उसको बहुत सी चीजों का आइडिया हो रहा होता है कि यार ये तो मजाक तो नहीं चल रहा, ये तो वाकई
एक एनालिटिकली जब आप सोचें तो अल्लाह तो बहुत एनालिटिकली चीजों को देखता है, एनालाइज करता है ना, लॉजिकली। क्या ख्याल है? जो लॉजिकल नहीं होता वो होता है मुद्दा, और वो सिर्फ अंबिया के, चंद अंबिया के साथ है बस, जो अल्लाह ने मुद्दे दिए थे उनको, हजरत मूसा को, हजरत दाऊद को, हजरत सलेमान को, हजरत शोएब को, ठीक है, इनको जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुआजिज़ात जो दिए गए थे। मुआजिज़ा का कॉन्सेप्ट हजरत मोहम्मद के बाद खत्म हो चुका है। ठीक है, सी यू गाइस इंशाल्लाह।